हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एक्सपर्ट्स क्लासेस। दोस्तों, आज के वीडियो में हम ऊष्मा से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे। इसमें मैं जो बताने वाला हूँ ऊष्मा से संबंधित जितने भी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे। देखिए, क्वेश्चन के साथ साथ हम उससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन देखेंगे, तो हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, तभी आपको ऊष्मा से संबंधित प्रश्न समझ में आएगा। साथ साथ देखिए, अब ऊष्मा से जो संबंधित प्रश्न हम तो देखेंगे, साथ साथ हम ध्वनि से भी प्रश्न इस वीडियो में देखेंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्रावस्था परिवर्तन के दौरान पदार्थ को दी गई ऊष्मा को क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा, विशिष्ट ऊष्मा, तापीय ऊष्मा या इनमें से कोई नहीं। देखिए, अगर कोई भी पदार्थ है, ठीक है, उसमें जो है परिवर्तन होता है, ठीक है। मान लीजिए कि बर्फ है, बर्फ का द्रव में परिवर्तन हो जाना, ठीक है। इसमें जो बीच में जो ऊष्मा जो निहित होगी, जो इसको बर्फ से लेकर द्रव में परिवर्तित करेगी, इस ऊष्मा को क्या कहा जाता है? ये होता है गुप्त ऊष्मा, होता है अंदर की ऊष्मा, यानी कि गुप्त ऊष्मा, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, क्या कहा जाता है? गुप्त ऊष्मा कहा जाता है। देखिए, अब इसमें कुछ संबंधित महत्वपूर्ण शब्द जान लेते हैं। देखिए, अगर तरल तरल से ठोस होता है, ठीक है, तरल से ठोस होता है कोई पदार्थ, तो इसमें जो ऊर्जा निहित होती है, संचित होती है, वो होता है ठोस करण, ठोस करण की गुप्त ऊष्मा। ये हो गया आपका पहला, ठीक है। दूसरा देखिए, इससे संबंधित, अगर पदार्थ वाष्प है, वाष्प से तरल हो रहा है, तो इसमें जो गुप्त ऊष्मा होगी उसको हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण गुप्त ऊष्मा। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? इसी वाष्पीकरण को बाष्पीकरण भी कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, इसे दो चीजें कहा जाता है, वाष्प से तरल को वाष्पीकरण और बाष्पीकरण। तीसरा होता है वाष्प से तरल में परिवर्तित होता है, तो इसमें जो ऊष्मा होती है, ये होती है संघनन की गुप्त ऊष्मा, ठीक है। वाष्प से अगर तरल में हो रहा है तो इसमें संघनन की ऊष्मा होती है। उसी तरह अगर वाष्प से तरल अगर दूसरे तरीके से देखा जाए तो इसमें वाष्पीकरण होता है, ठीक है। ये ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, अगला है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? 330 मीटर पर सेकेंड, 350 मीटर पर सेकेंड, 223 मीटर पर सेकेंड, 332 मीटर पर सेकेंड। इसका सही उत्तर होगा आपका 332 मीटर पर सेकेंड। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। देखिए, इससे संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। देखिए, इसमें क्या होता है, अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर हवा में ध्वनि की जो गति होती है वो कितना होता है? 332 मीटर पर सेकेंड होता है। इसी प्रकार अगर हम बात करते हैं, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सबको, इनमें से ही क्वेश्चन आपका एग्जाम में आता है। देखिए, अगर रबर की बात करेंगे तो रबर की जो ध्वनि की गति होती है, ये होती है आपका 60 मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार अगर हवा में बात करेंगे, अगर 40 डिग्री सेल्सियस का हवा में गर्म है, तो इसमें जो ध्वनि की गति होगी वो होगी 355 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह यह हवा में अगर 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर अगर ध्वनि को जो गति है उसको नापा जाए तो ये होगा 343 मीटर पर सेकेंड। अब बात करते हैं लेड की, ठीक है। लेड में जो है ध्वनि की गति होती है, ये होती है 1210 मीटर पर सेकेंड। अगर गोल्ड की बात करें, सोने की, ठीक है, सोने में, ठीक है, यानी कि गोल्ड में बात करेंगे अगर ध्वनि की गति, तो इसमें होती है 3240 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम लोग ग्लास की बात करें,
कांच की बात करें, ठीक है, यानी कि कांच में जो ध्वनि की गति होती है ये होती है आपका 4540 मीटर पर सेकेंड। कॉपर में बात करेंगे तो कॉपर में जो ध्वनि की गति होती है ये होती है 4600 मीटर पर सेकेंड। इसी तरह अगर हम एल्युमिनियम की बात करेंगे यानी कि सिल्वर की, ठीक है, एल्युमिनियम की बात करेंगे तो सिल्वर की जो ध्वनि में गति होती है ये होती है 6320 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए सबसे ज़्यादा अगर बात किया जाए ध्वनि की गति किसमें होगी, सिल्वर में होगी 6320 मीटर पर सेकेंड। ये आप ध्यान में रखिए। और कम, अगर ऑप्शन में आपको कम पूछा जाए तो रबड़ की होती है 60 मीटर पर सेकेंड। तो देखिए ये आप नोट कर लीजिए कहीं पर आपके नोटबुक में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, इसमें से क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, एक ध्वनि तरंग की गति की गणना करें जिसकी तरंग दैर्घ्य जो है 0.5 मीटर है और आवृत्ति जो है 640 हर्ट्ज है। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। पहली बात तो जो तरंग दैर्घ्य होती है, ध्यान में रखिएगा, जो वेवलेंथ होता है, तरंग दैर्घ्य होता है, वो क्या होता है, देखिए कुछ ऐसा होता है। अगर हम लोग आवृत्ति की बात करें तो कुछ ऐसा होता है, ठीक है। यहाँ पर जो ये लेंथ होता है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, ये होता है वेव लेंथ, यानी कि तरंग दैर्घ्य का लेंथ होता है ये, ठीक है। इसको क्या करते हैं, लेमडा से डिनोट करते हैं, लेमडा से। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, ध्वनि तरंग की गति की गणना कीजिए। पहली बात आपको ये याद होना चाहिए कि ध्वनि की तरंग की गति बराबर होता है आपका तरंग दैर्घ्य और गुणा में आवृत्ति, ये होता है गति का, ठीक है। तो देखिए तरंग दैर्घ्य को लेमडा से डिनोट करते हैं, आवृत्ति को किससे डिनोट करते हैं, एफ से डिनोट करते हैं। गति क्या हो गया हमारा, वी हो गया, यानी कि वेलोसिटी हो गया। अब हमको क्या ज्ञात करने के लिए बोला है, गति तो ज्ञात करने के लिए बोला है। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं सभी का। देखिए v बराबर क्या हो गया, लेमडा हमको कितना है 0.5 मीटर और आवृत्ति कितना दिया है 640 हर्ट्ज दिया हुआ है, ठीक है। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम तो v बराबर कितना आ जाएगा 320 मीटर पर सेकेंड, इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे। आप बस फॉर्मूला याद रखिए, आपके एग्जाम जो है कि यानी कि एग्जाम में कहीं से भी आपको कुछ भी पूछा जा सकता है। तो मैं आपको हर एक टॉपिक कवर कराने वाला हूं, हर एक जो क्वेश्चन होते हैं किस तरीके से सॉल्व होंगे वो भी मैं आपको हर एक वीडियो में बताऊंगा। दोस्तों आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जब एक बर्फ के घन को ऊष्मा दी जाती है तो इसका तापमान क्या होगा। सबसे पहले बढ़ता है और फिर स्थिर हो जाता है, या फिर सबसे पहले घटेगा फिर स्थिर हो जाएगा, या फिर सबसे पहले स्थिर रहेगा या उसके बाद में बढ़ता है, या फिर सबसे पहले स्थिर रहेगा या उसके बाद घटेगा। तो देखिए इसका जो सही उत्तर होगा आपका, जब एक बर्फ के घन को ऊष्मा दी जाती है तो इसका तापमान क्या करेगा, सबसे पहले ये तो स्थिर रहेगा और फिर बाद में यह बढ़ने लगेगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये होता है गलन और गलनांक के बेस पर ये क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम, यानी कि तर्क लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली ध्वनियाँ क्या कहलाती है, पराध्वनि, अपश्व, श्रव्य ध्वनियाँ या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो ध्वनियाँ होती हैं 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाली जो ध्वनियाँ होती है ये ध्वनियाँ श्रव्य ध्वनियाँ कहलाती है, यानी कि हम इस ध्वनियाँ को सुन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा।
देखिए पराध्वनि क्या होता है, अब ये ध्यान में रखिए, पराध्वनि जो होता है 20 हर्ट्ज से कम होता है उसको हम लोग बोलते हैं पराध्वनियाँ। इसकी जो आवृत्ति होती है कम की आवृत्ति होती है, यानी ठीक है, यानी कि जो इसकी आवृत्ति एफ यानी कि 20 हर्ट्ज होती है, 20 हर्ट्ज से भी कम होती है, तो ये होती है पराध्वनियाँ। जैसे कि भूकंप हो गया, भूकंप की जो आता है तो हमें पता नहीं चल पाता कि क्योंकि हमें ये सुनाई नहीं देता, 20 हर्ट्ज से कम होता है। ज्वालामुखी का विस्फोट, ये जो एग्जाम्पल बता रहा हूँ सब लिखते चले जाइए, ज्वालामुखी, विस्फोट, ये सभी किसके उदाहरण हैं, ये सभी पराध्वनि के उदाहरण हैं। ठीक है, अब देखिए जो श्रव्य ध्वनि है, ये इसकी जो रेंज होती है, देखिए जो नहीं सुनाई देती वो 20 हर्ट्ज से कम, अब ये जो सुनाई देती है ये होती है 20 हर्ट्ज से लेकर कहाँ तक, 20,000 हर्ट्ज तक होता है। तो ये जो आवृत्ति है ये जो बीच की है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, श्रव्य ध्वनियाँ कहेंगे, इसके बीच में आता है इसलिए। ठीक है, अब देखिए पराध्वनि, ठीक है, क्या होता है, पराध्वनिक में बता दिया था 20 हर्ट्ज से कम। ठीक है, श्रव्य ध्वनियाँ क्या हो गया, 20 हर्ट्ज से लेके 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है, ये समझ में आ गया आपको। देखिए श्रव्य रेंज से नीचे, यानी कि इससे भी नीचे जो ध्वनि होती है और उसकी जो आवृत्ति होती है ये नहीं होती, उसको अपश्रव्य ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, मनुष्य के औसत सामान्य शरीर के तापमान को आमतौर पर किसके रूप में स्वीकार किया जाता है। देखिए सबसे पहली बात, अगर हम लोग डिग्री सेल्सियस में बात करेंगे, अगर हमारे शरीर का तापमान जो होता है ये क्या होता है, 37 डिग्री सेल्सियस होता है। यहाँ पर आपको फ़ारेनहाइट और सेल्सियस वाले ऑप्शन दिए हैं, तो सेल्सियस में ये वाले जो ऑप्शन है ये तो कट जाएगा क्योंकि हमारे पास 37 डिग्री सेल्सियस होता है। अब फ़ारेनहाइट की बात करेंगे तो फ़ारेनहाइट में जो है 37 डिग्री को कितना लिखा जाता है, 98.44 फ़ारेनहाइट लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट आंसर दिख रहा है, यानी कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अब इससे कुछ रिलेटेड महत्वपूर्ण चीज़ें जान लेते हैं। देखिए अगर हमारे पास 38 यानी कि 37 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, यानी कि अगर हमारा तापमान जो है शरीर का 38 डिग्री सेल्सियस से अगर ऊपर चला जाता है, तब इसको थर्मामीटर से जब हम नापते हैं तो हमको क्या होता है, बुखार होता है। ये जान लीजिए आप। अब इसको हम लोग फ़ारेनहाइट में क्या बोलते हैं, 100.4 फ़ारेनहाइट इसका मान होता है 38 डिग्री सेल्सियस का। 37 का मैं आपको बता दिया 98.44 फ़ारेनहाइट होता है। ठीक है, ये जो है तापमान इस तरीके से आप समझ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक जहाज से समुद्र के नीचे की ओर एक पराध्वनिक तरंग भेजी जाती है। यह पाया गया कि तरंग और प्राप्त करने के बीच का समय अंतराल 1.6 सेकेंड है। यदि समुद्र जल में ध्वनि की गति 14 मीटर पर सेकेंड है तो समुद्र की गहराई ज्ञात कीजिए। यहाँ पर देखिए गहराई ज्ञात करने की बात हो रही है। हमको क्या क्या दिया है, ध्वनि की गति दिया है v बराबर कितना दिया है, 1400 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। साथ में क्या दिया हुआ है, आपको समय दिया है t की समय अंतराल उसको वापस टकरा के आती है तो 1.6 सेकेंड दिया हुआ है। ठीक है, अगर इसको हम लोग क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, दो बार में है। ये जो t जो समय लगा हुआ है ये क्या है, अगर हमारा नाव ऊपर में है यहाँ पर समुद्र के ऊपर में, और अगर यहाँ से ध्वनि टकरा के ये यहाँ से लेके फिर वापस यहाँ तक जाती है तो इस पूरे का t कितना दिया है, 1.6 दिया हुआ है। अगर हमको एक साइड का यहाँ निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.8 सेकेंड एक साइड का लगा, यानी कि इस साइड से यहाँ तक आने में 0.8 और यहाँ से यहाँ तक जाने में 0.8 सेकेंड लगा।
अब हमको पता है क्या, दूरी बराबर क्या होता है, गति इंटू समय। ठीक है, यानी कि जो चाल बराबर क्या होता है हमारा, दूरी बट्टा समय होता है। ठीक है, इसी को हम क्या के लिख दिए हैं, दूरी बराबर क्या है, चाल हमारा यानी कि गति और इंटू समय लिखिए। गति हमारे पास क्या है, गति देखिए हमारे पास कितना है, 1400 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है, 0.8 सेकेंड। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 1120 मीटर इसका आंसर आ जाएगा, यानी कि दूरी निकल जाएगा। तो समुद्र से गहराई निकालने के लिए पूछा है, तो ये दूरी ही तो है, गहराई उसकी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न का। उम्मीद करता हूं दोस्तों सारे प्रश्न आपको समझ में आ रहे होंगे। अगर आपको हर एक प्रश्न समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगर नहीं आ रहा है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, या फिर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए, निम्नलिखित में से किस शब्द ने सोनार को परिभाषित किया है, साउंड नेविगेशन, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग, साउंड नॉवेज और इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ध्वनि नेविगेशन और रेंजिंग जो है सोनार को परिभाषित करता है। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया। देखिए क्या होता है, मेनली क्या होता है, जो हमारा ये नदी है, ठीक है, या फिर समुद्र है या फिर कुछ भी है, यहाँ पर जो नाव है वो चल रही है यहाँ पर, तो ये क्या करेगी, सोनार जो भेजेगी हमको यहाँ नीचे पर, समुद्र के नीचे जो सोनार भेजेगी हमको, यहाँ पर क्या होगा, कुछ चीज़ें होंगी जिससे वो टकरा कर वापस जाएगी। ठीक है, ये समुद्र है यहाँ पर। तो जो ये सोनार शब्द है किसको परिभाषित करती है, ध्वनि के नेविगेशन को। यहाँ तक जो ध्वनि आ रही यहाँ और वापस जाएगी तो इसका रेंजिंग कहलाएगा। ये कहाँ तक, मतलब इसको जो सोनार है, जो सोनार ध्वनि है उसको नीचे भेजा जा सकता है, इसका रेंजिंग, ये दोनों को परिभाषित करती है सोनार शब्द। ठीक है, देखिए आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आप बताइए कि नौसेना दिवस किस दिन मनाया जाता है, हर साल किस दिन मनाया जाता है। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि किस दिन मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला है, पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण का अवशोषण किसकी उपस्थिति के कारण होता है, ओजोन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल वाष्प, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। ये जो तीनों हैं इसी के कारण जो है पृथ्वी की सतह पर सौर विकिरण का अवशोषण की इन सभी की उपस्थिति के कारण होता है, ओजोन के कारण, कार्बन डाइऑक्साइड के कारण और जल वाष्प के कारण होता है। ठीक है, देखिए क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये होता है सौर विकिरणों को अंतरिक्ष में वापस जाने से जो रोकता है। जो सौर का विकिरण होगा, जैसे सूर्य है हमारे यहाँ पर, जो सौर का विकिरण है यहाँ से जब ये टकरा के वापस जाएगी तो इसका जो विकिरण होगा, जो फालतू चीज़ें होंगी वो क्या करेगी, यहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड जो जमा रहेगा ये क्या करेगा, इसको रोकेगा ऊपर जाने के लिए, ऊपर नहीं जाने देगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझिए। ठीक है, देखिए कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ें जान लीजिए। जल वाष्प क्या है, लगभग क्या है 36% से लेकर 70% तक जो है हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है। किसका, हरित गृह प्रभाव का कारण बनता है। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हरित गृह प्रभाव का पड़ता है, इसका प्रतिशत कितना होता है, 36 से लेकर 70% इसका जल वाष्प होता है। ठीक है, ये समझ में आ गया। देखिए अब कार्बन डाइऑक्साइड की अगर मात्रा पूछा जाए आपको CO2 की, तो इसका जो है 9 से लेकर 26% तक होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। मीथेन के पूछेगा, अगर मीथेन, ओजोन जो गैसें होती है, जो मीथेन गैस होती है, इसका होता है 4 से लेकर 9% तक होता है, ये ध्यान में रखिएगा। ओजोन यानी कि O3। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
देखिए, लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा नहीं गर्म हो जाता है, ऐसी पदार्थों को क्या कहा जाता है। देखिए, जब लोहे की छड़ को एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा जो है, मान लीजिए कोई लोहा है, ठीक है, अगर इस सिरे पर हम गर्म कर रहे हैं तो ये सिरा जो है गर्म नहीं होता है, तो ऐसी पदार्थों को क्या कहा जाता है। तो ऐसी पदार्थों को ऊष्मा का कुचालक कहा जाता है, क्योंकि ये एक ही साइड जो है गर्म हो पाएगा, दूसरे ओर इसका ऊष्मा का जो है संचारण नहीं हो पाएगा, तो ये ऊष्मा का कुचालक है। ऊष्मा का सुचालक तब होता जब यहाँ पर हम गर्म कर रहे हैं तो ये भी दूसरा सिरा भी इसका गर्म हो जाता, तो ऊष्मा का सुचालक कहलाता। लेकिन इस प्रश्न का सही उत्तर आपका ऊष्मा का सुचालक होगा। क्यों? देखिए, लोहे की छड़ एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा नहीं गर्म हो जाता है, ऐसी पदार्थों को क्या कहा जाता है, ऊष्मा का सुचालक कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जो आपको बता रहा था ये ऊष्मा का कुचालक, ये गलत होगा। यहाँ पर देखिए ऊष्मा का सुचालक होगा, यहाँ तक पूरा बढ़ेगा ये। तो लोहे की छड़ के एक सिरे को गर्म करने पर दूसरा सिरा गर्म नहीं हो पाता है, तो ये क्या हो गया, ऊष्मा का सुचालक हो गया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो क्वेश्चन है ये थोड़ा सा डाउटफुल है। इसमें जो है देखिए, ऊष्मा का कुचालक मैं जो आपको शुरू में बताया था कि यहाँ पर जब हम गर्म करेंगे, देखिए यहाँ पर ले लेते हैं कुछ, यहाँ पर गर्म करते हैं तो इसका दूसरा सिरा जब गर्म नहीं होगा तो ये ऊष्मा का कुचालक होगा। अगर इसी को हम लोग यहाँ पर गर्म करते हैं और इधर भी गर्म हो जाता है तो ये ऊष्मा का सुचालक होगा। लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा ये ऊष्मा का कुचालक ही होगा, ऊष्मा का सुचालक नहीं होगा। ऊष्मा का सुचालक तब होता जब एक सिरा गर्म होता और दूसरा सिरा भी गर्म हो जाता। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, यानी कि मतलब देखेंगे। इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था मेरे को समझाने में शुरू में, लेकिन आपको इसके बावजूद भी अगर डाउट आ रहा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलिए, बस आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी भी जरूर प्रेस कर लें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद दोस्तों यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। मिलते हैं कल के वीडियो में नए टॉपिक के साथ, नए एंजॉयमेंट के साथ। धन्यवाद।